Manoj, May I come in? come in. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, बैठिए। Thank you, ma'am. आपका ग्रेजुएशन विषय क्या रहा है? Physics. फिजिक्स। ये मुझे बताइए, आपका फिजिक्स रहा है और ये तो इन्वायरमेंट और जूलॉजी बॉटनी से जुड़ा हुआ पोस्ट है। जी। इसको आप किस तरीके से डील करेंगे? किस तरह से अपनी फिजिक्स की नॉलेज को इसमें अप्लाई करेंगे? बहुत सारा है इसमें। ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्षेत्र से जोड़ता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो या जूलॉजी से हो या जियोग्राफी से हो, हर चीज़ से जोड़ता है। तो यहाँ पे जब भी मुझे इस चीज़ का अवसर मिलेगा, इसको जोड़ने का प्रयास वही मैं पूछ रही हूँ, किस तरीके से जोड़ेंगे? क्या आपके फिजिक्स की नॉलेज इसमें इस कोर्स के लिए, एफआरओ के लिए किस तरह यूजफुल होगी? सॉरी मैम। अच्छा, आप नहीं सोच पा रहे। मुझे सिंपल वर्ड्स में बताइएगा, फॉरेस्ट यानी कि वन क्या होता है? वन वैसा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, वो वन है। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, मुझे बताइए कि जैसे कोई जू है जी। तो क्या जू को भी आप फॉरेस्ट कैटेगरी में रखेंगे? जी मैम। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का नाम सुने हैं? जी। क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। इन सीटू वो होता है जो हम एक ही क्षेत्र पे उसको हम पालन पोषण करते हैं। जैसे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, जैसे चिड़ियाघर। सॉरी मैम, जैसे वन जंगल हो गया, हाँ, वो इन सीटू के अंतर्गत आता है। और एक सीटू होता है जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर किसी जानवर को जंगल से या कहीं जगह से उठाकर कहीं हम पालने पोसने के लिए ले जाते हैं, वो एक सीटू होता है। जी। ये मुझे बताइए कि आपने कभी नेशनल पार्क देखा है? नेशनल पार्क अभी तो ऐसा अवसर नहीं मिला है, लेकिन हाँ, लेकिन बिहार में नेशनल पार्क है। जी। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, लेकिन वो तो टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व उसी के अंदर आता है। टाइगर रिजर्व उसी के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जंगल का ही भाग है। सरकार द्वारा ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र डिफाइन किया जाता है जो उसमें जीव जंतु रह सकते हैं। इसके बारे में विशेष नॉलेज नहीं है। अच्छा, बिहार में कितने हैं ये मालूम है आपको? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ बता सकता हूँ। 12 या 13 है मैम। 12 है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट जो होता है जी, तो इसके लिए इतने सारे एक्ट आए हैं, इतने सारे स्टेप हो रहे हैं बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये वन जो है, फॉरेस्ट है, ये नेचुरल पार्ट है और ये हमारे पूर्वजों का एक धरोहर है। कभी कभी इस पर बाहरी हस्तक्षेप होते हैं, कोई शरारती तत्व होते हैं, जैसे जंगली जानवरों का नुकसान पहुंचाना, पेड़ पौधों को बिना मतलब किसी को काट देना। तो समय के साथ जब सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी और इसको संरक्षित करने के लिए कई एक्ट लाए गए समय अनुसार। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने बोला कि जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचाते हैं जी, पर अगर जंगल से हम जंगली जानवर ही निकाल देंगे तो फिर वहाँ पे रहेगा कौन? आप और मैं? जी जी, वो तो जंगल रहेगा ही नहीं। हाँ, तो फिर जंगली जानवर नुकसान किस तरह पहुंचा रहे हैं? या अच्छा, चलिए क्वेश्चन बदल देते हैं, जंगली जानवरों किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं? मनोज, आपने फिजिक्स से पढ़ाई किया है? जी मान लीजिए जैसे कोई वस्तु अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है
तो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और गति ऊर्जा बढ़ेगी। ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है जी, और नीचे आएगी तो क्या होगा? वो अस्थायित्व रहता है सर। दोनों सेम ही रहता है। यदि कोई वस्तु एक जगह रखी हुई है तो वो पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है, और वो जैसे ही आगे उसको मूव करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। ये बताइए, IUCN का नाम सुने हैं? IUCN जी, क्या है ये? ये एक संगठन है सरकार द्वारा, जो जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेटिव नेचर। सरकार बनाया है इसे? नहीं, यूनेस्को द्वारा, ये शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ। जो एक संगठन है जिसमें पौधों और जीव जंतुओं को जो दुर्लभ है या जो खतरे संकटपन है उसको एक लिस्ट में डाला जाता है IUCN के द्वारा, जिसमें जैसे लाल पांडा है, सफ़ेद चीता है, ये सब को डाला जाता है उनके द्वारा। और UNEP क्या है? ये भी पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इसका शायद ये है। सॉरी सर, इसका क्या काम है पता है आपको? ये भी पर्यावरण से संबंधित है सर। ठीक है, मुझे बताइए पर्यावरण संरक्षण के लेकर भारत सरकार का क्या स्टेप है? पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार का है कि लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहित नहीं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत सरकार का क्या स्टेप है? आप सही तरीके से जैसे बताइए, कौन सा एक्ट आया है, कोई नियम है, क्या है? सबसे पहले भारत अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो 1952 में एक नीति लाई गई थी, वन नीति। फिर समय के साथ इसको सुधार किया गया, जो 1988 में बना, और 1972 में, एक 1988 में, फिर 2002 में। जी, मुझे बताइए कि जब हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण बचाओ, आप बता सकते हैं इंडिया से कुछ पर्यावरणविद का नाम जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया हो? जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें पहला नाम देंगे 1973 में टाइगर रिजर्व, 1972 में वाइल्ड व्यक्ति का नाम बताइए जो इस दिशा में प्रयास किया हो। जी जी, पॉपुलर व्यक्ति, फेमस व्यक्ति। पर्यावरण संरक्षण, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कितने लोग हैं इंडिया में, एक भी लोग याद नहीं आ रहा? जी, कैलाश सत्यार्थी शायद है सर। पर्यावरण संरक्षण काम कर रहे हैं। एक अभी हाल ही में घटना घटी है लद्दाख में, उनका नाम सोनम वांगचुक है शायद। वो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारा काम किए हैं, उनका नाम है। उनको क्यों अरेस्ट किया गया? उनको जैसे लद्दाख के भलाई के लिए वो लोगों के साथ जुड़े हुए थे कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जो अभी यूटी है, उसके लिए उनको मतलब बहुत सारे आंदोलन किए हैं। सरकार के नज़र में वो आंदोलन गलत लगा, इसलिए उनको नज़रबंद किया गया। क्या लगता है सर? सॉरी सर। अच्छा मनोज, ये बताइए कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने सोनम वांगचुक को पुरस्कृत भी किया हुआ था। जी जी, और उनको एक देशभक्त के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी सम्मानित भी किया। वर्तमान में ऐसी कौन परिस्थिति आ गई कि आज उनको एक देशद्रोही के रूप में उनको एक टैग दिया जा रहा है और उनको NS से भी लगाई गई? क्यों? जैसे उन पे आरोप है सर कि वो आतंकवादी से जुड़े हुए थे। क्या आपका मानना सही है? सर मुझे तो ऐसा मेरा मानना नहीं है सर। आतंकवादी से जुड़े थे, फिर सरकार ने आरोप है सर। आरोप ये है कि वो आतंकवाद से फंडिंग करते थे और देशद्रोही जैसा काम कर रहे थे, इसीलिए सरकार तत्काल उनको नज़रबंद की है।
तो क्या आपका मानना है कि भारत के नागरिक होने के तौर पे क्योंकि संविधान ने राइट टू स्पीच बहुत से अधिकार दिया है, क्या सरकार सभी चीज कह रही तो क्या आप उसको आंख बंद करके मान लीजिए कि बात तो सही है, ये जो नागरिक के तौर पर उसका आप विरोध कर सकते हैं? चूँकि देखा जाए सोनम वांगचुक के संदर्भ में देश के बहुत से बड़े बड़े लोग खड़े हैं, आप क्या कीजिएगा वहाँ पे? सरकार का समर्थन बातों को कीजिएगा या एक फिर नागरिक दायित्व का आप निर्वहन कीजिएगा वहाँ पे? जैसा कि उनका पिछला काम रहा है सर। नहीं वो मैटर नहीं है, आप क्या मानिएगा? क्योंकि अभी देखा जाए जैसे सैनिकों के संदर्भ में जो काफी ठंडे इलाका में रहते हैं तो उन्होंने सोलर जो उन्होंने बनाया हुआ है, अन्य भी पर्यावरण के क्षेत्रों में काम किया है, तो ऐसे उस योगदान के आधार पर आप क्या उनको मानिएगा? एक आतंकवादी जैसा आप अभी मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे। नहीं, आपने बोला समर्थन करना भी कहीं ना कहीं हम भी मान रहे हैं उस चीज को, तो क्या आप वहाँ पे मानिएगा? मेरा मानना है सर कि ये सबसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें न्यायालय का जब तक स्पष्ट आदेश नहीं आता है तब तक कहना उचित होगा सर। अच्छा जी, चूँकि ये न्यायालय में मामला चल रहा है सर। ठीक है जी। बताइए कि बिहार के संदर्भ में जी, जैसे वन में काफ़ी डाइवर्सिटी है, साउथ बिहार को लेकर के, नॉर्थ बिहार को लेकर के, ये डाइवर्सिटी क्यों है इतना? कहीं ज़्यादा है, कहीं पे कम? चूँकि बिहार के भौगोलिक स्थिति है सर अलग अलग है। जैसे हम लोग नॉर्थ साइड में देखते हैं तो हिमालय के तराई में कुछ आ जाता है, जो विविधता का एक रूप है। हम लोग साउथ साइड में देखते हैं तो यहाँ पे पठार वगैरह आ जाते हैं, जो भी विविधता का रूप है। कहीं इधर सूखा है तो कहीं उधर बाढ़ का दुष्परिणाम होता है सर। इसी और दक्षिण भारत में बाढ़ ज़्यादा आते हैं? दक्षिण भारत में सर, ऐसे दक्षिण बिहार में? दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं सर, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या ज़्यादा है। अच्छा। और दक्षिण भारत में सूखा की समस्या ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी एक कारण? हाँ, ये एक कारण है सर। अच्छा जी, और ये इसके पूर्व और पश्चिम में देखा जाए तो ये अलग अलग स्टेट से सटे हुए हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी के नज़दीकी होना, ये भी एक परिणाम। ठीक है, चलिए अभी आपने चश्मा पहना हुआ है, ये फिजिक्स के किस चैप्टर से संबंधित है और क्या है ये सर प्रकाश से संबंधित है। हाँ, लाइट से संबंधित है। और ये इसमें चश्मा पहने हुए सर। तो कौन सा है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? मेरा मायोपिया है सर। मायोपिया जी। मनोज कुमार, आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, FRO के पोस्ट के लिए, आपको उनकी ड्यूटी मालूम है? थोड़ा बहुत। क्या क्या ड्यूटी होती है, जितना मालूम उतना ही बता दीजिए। इनकी ड्यूटी जैसे कि विभाग का नाम ही है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, तो पर्यावरण से संबंधित जंगल, वन एवं वन्य जीव जंतु जितने भी हैं उनकी सुरक्षा करना एवं उनके खतरों को भांपकर उनके लिए उपाय करना। ठीक है, ये मुझे बताइए कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी भारत में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक विभिन्नताएं हैं जिसको संरक्षित किया गया है। सॉरी मैम। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त। थैंक यू। आ जाइए। 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहला, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बचिए। आपने जिनका नाम ले लिया, अभी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक को कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बचिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, इस बात को एक्चुअली मैम मेरा पहला डे है और हम इंटरव्यू के लिए आए ही नहीं थे, तो हम सर से भी पूछे कि सर कुछ मेरा तैयारी नहीं है, चूँकि किसी और चीज़ का तैयारी कल के लिए चल रहा था। कल मेरा एक और एग्जाम है, इस पर हम 1% भी अभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम कोई प्रिपेयर नहीं। जी जी जी। कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो पहले टू द पॉइंट बोलिए आप आंसर। टू द पॉइंट, अगर आपसे पूछा बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट बताइए। ठीक है, पॉइंट 1, 2, 3, 4 जितना भी आपसे पूछा जाए। आपसे पूछते कि किस तरीके कंजर्वेशन मेथड बताइए, तो कंजर्वेशन मेथड, फिर कंजर्वेशन का डेफिनेशन मत देने लगिएगा क्योंकि फिर फंस जाएंगे। और कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो उस तरह से देखा कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम पुराने नए याद रखिए। ठीक है, आप